नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हां दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं और आज हम लोग को पढ़ना है भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइव सेशन है और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपका टॉपिक है दोस्तों। और ये विवेकानंद जी की आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के एक अग्रणी नेता रहे, ठीक, और जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को काफी गूढ़ रूप से प्रभावित किया है, जो आपको और हमें बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, तो इनके योगदान के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि जल्दी से सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल सभी लोग दबा दीजिए। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर आपका ब्रिटिश साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण तक और प्रमुख युद्धों तक। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने पढ़ाई की 1857 की क्रांति से पहले के जो प्रमुख विद्रोह हैं उनको भी देखा, 1857 की क्रांति को देखा, क्रांति के कारणों को देखा और इसकी असफलता की समीक्षा भी हम लोगों ने की। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण आधुनिक भारत में आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्लियर है दोस्तों? तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके बताइए कि आप लोग को आवाज आ रही है स्पष्ट कि नहीं आ रही है। और सभी लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, सभी दोस्त लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताते हैं, फटाक से बताइए तो दैट हम लोग प्रोसीड कर से आगे बढ़ सके। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हम लोग को यह लेक्चर देखना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, यूपीपीसीएस 2024 की प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी हमारे विजेता बैच पर चल रही है और यह बैच हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों चल रही है, जिसमें प्री का कंप्लीट सिलेबस, मेंस का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जा रहा है अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग एंड एसे राइटिंग क्लासेस। तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स का, मेंस के स्तर की पूरी हिंदी, जीएस और 6 पेपर का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ये आंसर राइटिंग बैच नहीं है अकेले, ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग अकेले अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ अलग से बैच है, लेकिन ये आपका कंप्लीट बैच है जिसमें आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा जीएस 1 से 6 तक, और ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग भी आपकी कराई जा रही है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, इसमें पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, आंसर राइटिंग क्लासेस मिल रही है, ऐसे राइटिंग मिल रही है, फ्री मेंटरशिप है और इस बैच की वैलिडिटी एग्जाम तक आपको दी जा रही है। ठीक, क्लियर है? तो जल्दी से ज्वाइन करिए और सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो विजय बैच आपके लिए है प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहले दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर? राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन राय से पहले इसके बारे में बात करेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों चर्चा करना बेहद ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वर्षों से चली आ रही मांग को एड्रेस करते हैं। हम लोगों ने दोस्तों वैदिक काल में भी पढ़ा, वैदिक काल में पढ़ते हैं दोस्तों कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त था। हमारे समाज में कोई कुरीतियां नहीं थी दोस्तों, लेकिन गुप्त काल तक आते आते सती प्रथा और बाल विवाह के प्रमाण मिलने शुरू हो गए। समाज में कुरीतियां जो है स्टार्ट होने लगी और मध्यकाल तक आते आते पर्दा प्रथा और देवदासी प्रथा जैसी प्रथाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता है कि समाज में कई सारे विभाजन भी हो गए दोस्तों, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। ये सभी विभाजन दोस्तों होते चले गए। समाज हमारा एक तरीके से कुरीतियों से पूरा ग्रस्त हो गया दोस्तों। तो इसको एक ऐसे
धार्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता थी, सामाजिक पुनर्जागरण की आवश्यकता थी, जो समाज की में व्याप्त इन बुराइयों को एड्रेस करे और इनको दूर करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो 19वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है इस समस्या को एड्रेस करता है, और इसमें हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन जैसे जितने भी आपके ये सुधार आंदोलन हुए, इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को काफी हद तक दूर करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर हो गई बात? यहां तक स्पष्ट है ना? ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये कहा जाए दोस्तों कि तो भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कोई और नाम नहीं, हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, राजा राममोहन राय। ठीक है, राममोहन राय, जिनको राजा का टाइटल दिया गया किसके द्वारा? अकबर द्वितीय द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले राममोहन राय 1772 से 1833 ये इनका टेन्योर है। इनको प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। मतलब भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं और आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू समाज का पहला सुधार आंदोलन था। तो इनके द्वारा जो स्थापित ब्रह्म समाज था वो हिंदू समाज का पहला धर्म सुधार आंदोलन था। इसके बारे में हमें और आपको ज्ञात होना जरूर से चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। क्लियर? चलिए अब देखिए, एक सुधारवादी के रूप में राजा राममोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ठीक, ये आधुनिक दृष्टिकोण में भी और सामाजिक समानता में भी विश्वास रखते थे, और ये एक सुधारवादी नेता थे। इसके बारे में आप लोगों को कोई संदेह होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण के जनक भी ये कहे जाते हैं। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। मतलब उनका विश्वास क्या था कि ईश्वर एक ही है, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, और भले ही उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हों, लेकिन एक ही ईश्वर है और सभी रास्ते एक ही मार्ग की ओर जाते हैं। ठीक, उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ठीक है, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी राजा राममोहन राय ने। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों और उपनिषदों के बंगाली अनुवाद लिखे और स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। उन्होंने बंगाली में वेदों और उपनिषदों का अनुवाद किया और इस बात को प्रमाणित किया कि हमारे जो वेद और उपनिषद हैं वे भी एकेश्वरवाद की ओर ही इशारा करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा या मित्रों का समाज की स्थापना की। अब ये दोस्तों आपके एग्जाम में आता है। 1814 किसकी स्थापना? आत्मीय सभा। ठीक है, ब्रह्म सभा से पहले आत्मीय सभा की स्थापना की या मित्रों की सभा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है। क्लियर? मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों और अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। ठीक, मतलब रीति रिवाजों की क्या की इन्होंने? कठोरता, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों और अन्य सामाजिक बुराइयों की इन्होंने आलोचना भी की, भर्त्सना भी की, कहा कि इनको समाप्त होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राममोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उनका यह कहना था कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि सुपीरियर है, जैसा कि उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो है उस समय ईसाई धर्म को सुपीरियर बनाना चाहते थे, सुपीरियर या सर्वोच्च मानते थे। उनका मानना ये था कि जो ईसाई धर्म को अपना लेगा वो क्या है, वो सुप्रीम रेस का हो गया और बाकी सब निम्न रेस के। लेकिन ऐसा नहीं है। राजा राममोहन राय का ये मानना था कि सभी धर्म क्या है, एक बराबर है, कोई सर्वोच्च नहीं है और कोई निम्न भी नहीं है। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिससे वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। उन्होंने दूसरे धर्म की उन अच्छाइयों को भी ग्रहण किया, अडॉप्ट किया, जैसे वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। इसका मतलब देखिए ये एक क्या है, एक विवेकशील प्राणी की निशानी होती है। ठीक, उनके विचार के अनुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन
और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। इनका मानना यह था कि मनुष्य को रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए और धर्म ग्रंथों का अध्ययन जरूर से करना चाहिए सभी लोगों को। क्लियर। 1820 में उन्होंने प्रिंसेप्स ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब जो इनका क्या है, इनका जो ग्रंथ है प्रिंसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक, ये न्यू टेस्टामेंट जो है उसका नैतिक और दार्शनिक संदेश बताता है। ठीक है, और इन्होंने चमत्कारिक कहानियों से पृथक करके उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? सभी लोग बताइए फटाक से, सभी लोग यहां पर फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, क्लियर, सभी दोस्तों को समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब यहां पर देखिए, उन्होंने ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा और उन्हें ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना भी पड़ा और कई ईसाई मित्र उनसे निराश हो गए। मतलब उन्होंने जो ईसाई धर्म की खराब बातें थी, गलत रीति रिवाज थे, उनको क्रिटिसाइज भी किया, जिसके कारण उनके कई सारे ईसाई मित्र भी नाराज हो गए और निराश भी हो गए, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म को ज्वाइन करके उसका प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्लियर, उनका एक्सपेक्टेशन ये था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अपने विचारों और उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, उसकी स्थापना की। क्लियर, उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। आप लोग को ध्यान रखना है 1828, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। वे सामाजिक सुधार के द्वारा लोगों का राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। ठीक है, सामाजिक सुधार के द्वारा क्या करना चाहते थे? राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। यह भी इनका उद्देश्य था। क्लियर, चलिए। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे बाद में परिवर्तित करके ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। तो ये आप लोग को वर्ष याद रखना है, और इसका वास्तविक नाम दोस्तों ब्रह्म सभा था। बाद में चलकर ये क्या कहलाया? ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक, ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र और भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण और निराकार है। ठीक है, ईश्वर एक है परंतु परमात्मा निर्गुण और निराकार है, ये इन्होंने कहा दोस्तों। क्लियर, वह ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। परमात्मा को इन्होंने ये नाम दिया। ईश्वर को इन्होंने कहा, ईश्वर को इन्होंने सभी सद्गुणों का भंडार कहा और एक ही बताया। ठीक, वह सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सृष्टि का पालन करता और अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। इन्होंने राजा राम मोहन राय की ब्रह्म सभा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया दोस्तों। ठीक है, आइडल वर्शिप का विरोध किया इन्होंने, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। मतलब किसी भी प्रकार से आप मूर्ति, चित्र या पेंटिंग की पूजा नहीं कर सकते थे, ये इन्होंने कहा। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनके कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। वे कोई भी धार्मिक पुस्तक या ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। क्लियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए।
इसके बाद हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या चीज? हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना और निर्गुण परमात्मा में विश्वास, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। यह ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। उनके ये उद्देश्य तर्क और वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित थे। ये सभी उद्देश्य, उनके जो उपदेश जो थे, वे तर्क, वेदों और उपनिषदों पर आधारित थे। मतलब लॉजिक, वेद और उपनिषद, ये तीन ही आधार थे इनके, जितने भी आपके उपदेश थे उनके। ठीक। ब्रह्म समाज में सर्वधर्म समभाव पर बल दिया गया। मतलब इन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग बराबर हैं, सभी को समान भाव से देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है और व्यक्ति को अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही, सर्वधर्म समभाव तो बोला ही, लेकिन यह भी कहा कि अपने धर्म के साथ साथ आप दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का धर्म आपके लिए इंफीरियर हो गया। ठीक। इसके बाद ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था और कर्मफल में उनका विश्वास था। ये नैतिकता पर बल देते थे, मॉरल वैल्यूज पर जोर देते थे और कर्मफल पर भी ये ज्यादा इंफेसिस डालते थे। मतलब इनका एक कर्म योग इनका सिद्धांत था। इनका मानता था कि कर्म जो है करना चाहिए, उसी से जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। क्लियर? ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था। उनके सभा भवन में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। मतलब अहिंसा के पुजारी थे। ब्रह्म समाज में जितने भी लोग थे, अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाता था और किसी भी प्रकार के जीव हत्या नहीं थी वहां पर। यह बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब राजा राममोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था। इतना सारा चीज बोलने के बाद आपके दिमाग में थॉट हो सकता है आ रहा हो कि वो कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते थे, तो ऐसा कतई नहीं, ऐसा कतई नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक। अपितु वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, जो उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ है। वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, जो कई सारी बुराइयों से जकड़ा हुआ है दोस्तों, और ये काफी हद तक उसमें सफल भी हुए। इनके प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास था इनके द्वारा किया गया। ठीक। चलिए, राजा राममोहन राय के सुधारवादी और प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। अब देखिए, ये विरोध कर रहे हैं तो इनके बारे में भी हम लोग जान गए। राजा राधाकांत देव, याद रखिएगा, राजा राधाकांत देव ने इनका विरोध किया दोस्तों। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और धर्म सभा का गठन किया, मतलब इसका विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया? धर्म सभा का गठन किया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय का निधन हो जाने से ब्रह्म समाज को गहरा आघात लगा। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन हो गया, जिससे ब्रह्म समाज आंदोलन को गहरा आघात लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही सबसे सशक्त नेता के तौर पर, सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं ब्रह्म समाज के। ठीक। इसके बाद ब्रह्म समाज आगे चलकर हम लोग देखेंगे दो भागों में बट भी क्या। देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे देखने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको और हमें पता होनी चाहिए। ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। ब्रह्म समाज का योगदान क्या क्या था, उसको निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। क्या प्रकार है? देखिए, यहाँ पर बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध। अब देखिए, ये जो भी टॉपिक आपका चल रहा है, स्पेक्ट्रम जो भी चल रही दोस्तों, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग वाले सारे प्रश्न आपके इससे बन जाएंगे दोस्तों। स्पेक्ट्रम से आना ही आना, इसलिए लाइन टू लाइन दोस्तों पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने। ठीक, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। इसके बाद विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। मतलब जितनी कुरीतियां थी सबका धीरे धीरे विरोध किया। नैतिकता पर बल दिया, कर्मफल में विश्वास, सर्वधर्म समभाव और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, और निर्गुण ब्रह्म या निर्गुण परमात्मा की उपासना इन्होंने की। ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के
दृष्टिकोण से। ठीक है सभी लोग। चलिए, धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास। इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास दिखाया। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ठीक है। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का इन्होंने विरोध किया। छुआछूत, अंधविश्वास और जाति आधारित जो भेदभाव था उसका इन्होंने विरोध किया दोस्तों। और बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को समर्थन दिया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को एक अच्छा माध्यम माना धार्मिक पुनर्जागरण के लिए और एक लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। आधुनिक समय में इसका फल भी अच्छा प्राप्त हुआ भविष्य में चलकर। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज। अब मैंने आपको बताया राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ये ब्रह्म समाज जो है वो दो भागों में बट जाता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है देवेंद्रनाथ टैगोर की और ब्रह्म समाज। ये क्या होता है, इसमें क्या चीजें में है? ठीक है, राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद इसकी बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली 1817 से 1905। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी बागडोर संभाली 1817 से 1905 इनका ये जन्मकाल है। वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 1842 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हुए दोस्तों। ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों और पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। ठीक, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियां और पाश्चात्य विचार, ये दोनों का समन्वय दोस्तों उनके व्यक्तित्व में था और उसने ब्रह्म समाज को काफी अच्छा फायदा भी पहुंचाया। ठीक, उन्होंने ब्रह्म समाज को नई चेतना और नया स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धनी और तत्वबोधनी सभा से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, ज्ञानवर्धनी और तत्वबोधनी सभा से संबंधित थे। यह भी आपके एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। इससे देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इनका नाम टिक करिएगा देखते ही। ठीक, जिनका उद्देश्य क्या था? भारत की प्राचीन सभ्यता और राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार करना। ठीक है, इनका उद्देश्य यही था, भारत की प्राचीन सभ्यता और राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार करना। यह बात आप लोग को नोट करनी है। ठीक, तत्वबोधनी सभा जिसका गठन 1839 में किया गया, बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। ठीक है, तत्वबोधनी सभा तत्वबोधनी पत्रिका का प्रसार करती थी। ठीक, इन दोनों सभाओं के ब्रह्म समाज में जुड़ने से समाज में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ। इससे समाज में एक नई ऊर्जा और शक्ति का प्रसार हुआ। ठीक है, धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्य संख्या बढ़ने लगी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक भी इस समाज में जुड़ गए। मतलब आप समझिए, इसकी फैन फॉलोइंग को धीरे धीरे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। किसका? देवेंद्रनाथ टैगोर का और तत्वबोधनी सभा का। ठीक, इसके बाद नई ऊर्जा दोस्तों यहां पर संचालित हुई और यह पॉपुलर होने लगा। इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अश्विनी दत्त जैसे महान विचारक भी शामिल हुए, जिन्होंने इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया। ठीक, क्लियर है? सभी दोस्तों को यहां तक स्पष्ट हो गया? जल्दी से बता दीजिए। अब देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्म समाज को ईसाई और वेदांतिक कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया। ठीक है, हिंदू धर्म को सुधारने का इन्होंने प्रयास किया और दूसरा ब्रह्म समाज को ईसाई और वैदिक कर्मकांड से बचाने का भी प्रयास किया। ये दो काम आपको ध्यान रखना है जो किए गए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद आरंभ हो गया। मतलब 1843 में टैगोर का, देवेंद्रनाथ टैगोर का वाद विवाद शुरू हो गया चर्च से। ठीक, अब देखिए क्या होता है। ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और धर्म परिवर्तन के प्रयास करना प्रारंभ कर दिए। ईसाई पादरी जो थे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और धर्म परिवर्तन का प्रयास करने लगे। ठीक, ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की इस चुनौती का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन किया
आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्यों पर बल दिया। आप समझिए दोस्तों, वास्तव में अगर जो राजा राम मोहन राय के विचार थे उनको वास्तव में किसी ने अगर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया तो वो देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज आंदोलन के उत्थान में क्या योगदान रहा है, इसकी समीक्षा करिए। तो आप लोग इसकी समीक्षा करिएगा, इनका योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब देखिए केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज, इनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन जब सदस्य हुए तो उन्हें नया आचार्य नियुक्त किया गया, लेकिन बाद में आगे चलकर वैचारिक मतभेद होगा। अब आप देखिए क्या होता है। ठीक, केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया ब्रह्म समाज को। ये बोलने में बहुत अच्छा बोलते थे और यहाँ पे उदारवादी विचार थे, वाक्पटु थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज को बहुत ज्यादा लोकप्रिय कर दिया। ठीक, अब देखिए सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर यूपी में, मुंबई, मद्रास, पंजाब में भी खुल गई। लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गए। मतलब अब मतभेद हो गया किसके बीच में, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में। अब देखिए क्या होता है। केशव चंद्र सेन समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद और गहरे हो गए। मतलब तीन मुद्दों पर विशेष रूप से, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह, सभी धर्मों की शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीयकरण ब्रह्म समाज का, ये तीन ऐसे मुद्दे थे जिन पर दोनों के बीच में मतभेद हो गया। क्लियर? 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया और 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। 1865 में इन्हें ब्रह्म समाज से बर्खास्त कर दिया गया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और इन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से नई संस्था का स्थापना किया। ठीक, इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि दो ही क्या थे, पॉपुलर नेता थे और दो ही सुधारक थे और दोनों अलग हो गए। तो एक का नया ब्रह्म समाज, एक का आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सबको समझ में आ रही बात दोस्तों? यहां तक क्लियर हो गया? फटाक से बता दीजिए, फटाक से बताइए आप लोग। ठीक, अब ये हम लोगों ने दोस्तों देख लिया, यहां तक क्लियर हो गया? बताइए फटाक से, आगे देखिए। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से कर दिया। ठीक है, अब जब वैदिक कर्मकांडों के साथ केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया कूच बिहार के राजा के साथ, तो इसका इनके साथियों ने बहुत कड़ा विरोध किया। ठीक है, इसके पश्चात केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और केशव चंद्र सेन ने जो संस्थापक थे भारतीय ब्रह्म समाज के, उससे भी अलग हो जाते हैं और साधारण ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना कर दी। ठीक, इसके पश्चात श्री सेन इतिहास के अंधकार में खो गए। इसके बाद केशव चंद्र सेन का नाम हमें दिखाई नहीं पड़ता, इतिहास के अंधकार में खो जाते हैं। ठीक, मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया। 1910 में ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना भी की। ठीक है, तो लाहौर का जो दयाल सिंह कॉलेज है बेसिकली वो इसीलिए प्रसिद्ध भी है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, अब ब्रह्म समाज का महत्व क्या है दोस्तों? ब्रह्म समाज का क्या महत्व है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राजा समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज के अनेक सिद्धांतों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। ठीक है, अगर देखा जाए सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से तो ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। समाज ने हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध किए जाने की कड़ी आलोचना की। ब्रह्म समाज ने कहा हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की आलोचना की। इन्होंने कहा विदेश यात्रा को
आलोचना अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। ठीक, इसमें समाज में स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य किया और सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा को हटाने की मांग की, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और स्त्रियों को शिक्षा दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समाज ने जाति प्रथा और छुआछूत जैसी बुराइयों का भी विरोध किया और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय है। बहुत बड़ा योगदान दोस्तों अगर देखा जाए किसी का है तो ब्रह्म समाज का है। और धार्मिक सुधार आंदोलन में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अगर हम किसी को देखते हैं तो सबसे बड़ा योगदान दोस्तों ब्रह्म समाज का कहा जा सकता है। ठीक, तो यहां पर मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दूंगा जो आप सबको नोट करना है और इसका उत्तर आप लोग को लिखने का प्रयास करना है। भारत के ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आपका मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में है और जीएस पेपर 1 में दोस्तों ध्यान रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में धार्मिक सुधार आंदोलन से ये प्रश्न दोस्तों पक्का आता है इस चैप्टर से और ये हर बार आ रहा है दोस्तों, पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा है। तो इसको आप लोग लिखेंगे और ये दोस्तों ये जो आंसर राइटिंग है मेंस के लिए सबसे क्रिटिकल है और आंसर राइटिंग का दोस्तों बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है जो हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस बैच को भी अकेले ज्वाइन कर सकते हैं। अगर केवल विजिट आपको आंसर राइटिंग करनी है, मेंस की तैयारी है तो केवल आंसर राइटिंग करिए, डेली एक आंसर आपको पर डे मिल रहे हैं। और अगर आपकी तैयारी भी आपको करनी है मेंस की आंसर राइटिंग के साथ, आपको कंटेंट भी चाहिए, पूरी प्रिपरेशन करनी है जीएस 1 to 6 की, तो विजेता बैच आपके लिए आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, 5:15 पे क्लास आप लोग थोड़ा सा शिफ्ट होती रहती है क्योंकि करंट अफेयर का वीडियो पढ़ना रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्लास चलेगी लेकिन जरूर, तो वीडियो आप लोगों को क्या करना है, मिल जाए, सब्सक्राइब उसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल दबाइए ताकि सारे वीडियोस जो आपको दिए जा रहे हैं चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट की जो सीरीज चल रही है दोस्तों उसको जरूर फॉलो करिए। यूपी पीसीएस यूपीएससी के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, समीक्षा अधिकारी के नए पैटर्न के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करिए दोस्तों। ठीक, दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक स्पेक्ट्रम की, एक करंट इश्यूज की, दोनों को रेगुलर फॉलो करिए और दो क्लासेस आपको लगातार मिल रही है यूट्यूब पर। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों एक जीएस का फैक्ट, एक करंट अफेयर की वीडियो लगातार आ रही है दोस्तों। तो ये करियर विद आशुतोष चैनल और एप्लीकेशन आपके सिलेक्शन के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और आप सभी लोग सिलेक्शन प्राप्त करें, इस दिशा में हम लोग भागीरथ प्रयास कर रहे हैं जिससे आप सब लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक, आरओ की तैयारी करने वाले बच्चे हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और पीसीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए विजेता बैच एप्लीकेशन पर चल रहा है। ये दोनों बैच एप्लीकेशन पर हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपने लिए बेस्ट सूटेबल बैच को चूज करिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में देते हुए आगे बढ़िए और सिलेक्शन के मार्ग में अग्रसर होइए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी के सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की ये श्रृंखला चल रही है और जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जो आपके व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, जल्दी से सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और एक लाइव सेशन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं और आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल दबा देंगे। स्पेक्ट्रम की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन
ये आपका आज का टॉपिक है। इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और विजेता बैच के अंतर्गत ये क्लासेस चल रही हैं, तो विजेता बैच में आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए फटाक से बताइए आप लोग को साउंड क्लियर है कि नहीं। मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि साउंड के बारे में जानकारी दें और इसे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाए ताकि सभी बच्चे लोग इसमें जुड़ सकें। चलिए फटाफट से आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, जल्दी से ज्वाइन करिए ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ सकें दोस्तों और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर सकें। आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए लाइव सेशन में ताकि हम लोग क्या कर सकें, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और सभी दोस्तों की तरफ से रिस्पांस भी आना शुरू हो गया है और जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए ताकि हम लोग जो है इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। क्लियर है? सभी लोग फटाक से बताइए, यहाँ सभी लोगों को दिख रहा है? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अब हम लोग दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे लाइव सेशन की श्रृंखला में। चलिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे समाज में या धर्म में जो भी बुराइयां हमारे समाज के दृष्टिकोण से थी उसको दूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुधार आंदोलन आवश्यक थे। और प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन काल और फिर आधुनिक काल ब्रिटिश काल तक में जितनी भी हमारे समाज में बुराइयां डेवलप हुई उन सबको एज ए होल अगर देखा जाए तो जैसे सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, देवदासी प्रथा हो गई और बाल विवाह प्रथा हो गई, इस तरीके की जितने भी आपके विधवा विवाह ना होना, ये जो दुष्कृति हो गई, तो ये सारी चीजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई और उन्हीं की स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर स्टडी करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर संपूर्ण आधुनिक भारत हम लोग कर रहे हैं स्पेक्ट्रम के अंतर्गत। और जो भी छात्र नए हैं पहली बार सेशन में आए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइएगा स्पेक्ट्रम के नाम से, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, आपको पूरा वहां पे स्पेक्ट्रम का नॉलेज मिल जाएगा। ठीक, अब ये किन किन के लिए उपयोगी है, ये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसके बाद दोस्तों आपकी स्टेट पीसीएस की, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस इसके लिए उपयोगी है और आरओ यारो जैसी परीक्षाओं के लिए, सबके लिए ये उपयोगी है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपके लिए लेक्चर सीरीज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, यूपी पीसीएस 2024 में बम्पर पद हो सकते हैं, 850 से अधिक वैकेंसी होने की संभावना है दोस्तों। और आप सबको पता है दोस्तों कि ये एक सुनहरा अवसर है जिसको हमें खोना नहीं है, तो इसकी संपूर्ण तैयारी आप 2024 में ही करें। और 2024 में विजेता बैच दोस्तों आपको प्री प्लेसमेंट की संपूर्ण तैयारी करा रहा है। हमारे एप्लीकेशन पर यह बैच चल रहा है दोस्तों, और आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके भी विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिल क्या है, क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट प्री का सिलेबस मिल रहा है, इसके बाद कंप्लीट मेंस का सिलेबस मिल रहा है। मेंस में आपको हिंदी, जीएस और जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 6 का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं है ये, यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस भी कराया जा रहा है विद लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के माध्यम से उस हर क्लास की आपको पीडीएफ नोट्स दी जा रही है। आंसर राइटिंग क्लास अलग है, ऐसे राइटिंग क्लासेस अलग से मिल रही हैं और फ्री मेंटरशिप है और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक की है। तो अगर आप पीयूपीपीसीएस का सपना देखते हैं और 2024 में एसडीएम के रूप में चयनित होना चाहते हैं दोस्तों, तो दिस इज द राइट बैच फॉर यू, आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर? चलिए, अगर आपका टारगेट है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, तो विजय बैच प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी करिए, हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। इन दोनों बैचेस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, हम लोगों ने दोस्तों यहां पर एक लेक्चर कर लिया था, हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज के बारे में स्टडी कर लिया था, जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। पहले ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना हुई, आगे चलकर यह ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, इसने दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया वो कि धार्मिक पुनर्जागरण किया। भारत के धार्मिक पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, इसको ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों इनके प्रयासों से हमारे समाज में एक बहुत ही खराब प्रथा चल रही थी जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते थे, उस प्रथा का उन्मूलन भी होता है दोस्तों, आप सबको याद होगा। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में इस प्रथा का, सती प्रथा का उन्मूलन होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वर्ष में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करके, फटाफट से। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए फटाफट से बताइए सभी लोग फटाफट से बताइए। और आप लोग का आंसर रिस्पांस भी आना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे तभी हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जल्दी से, वेरी गुड। चलिए अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब उसके आगे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, अब हम लोग इसके आगे बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय। देखिए यहां तक दोस्तों हम लोगों ने किया था 1772 से 1833 इनका काल है, 1833 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, अर्थात मित्रों का समाज जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ये पूरा लेक्चर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाएंगे तो आपको ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की 1828 में, जो आगे चलकर क्या कहलाई, ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। ठीक, इसके बाद यहां पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और ये एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य आपको याद रखना होगा, यहाँ पर हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास, इनका क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था, मेंस में निश्चित रूप से दोस्तों प्रश्न आएगा, जीएस मेंस में निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, ये बात मान के चलिए। ठीक, तो बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध, नैतिकता पर बल, कन्फर्म में विश्वास, सर्वधर्म संभाव, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में विश्वास और छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध, बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को समर्थन। मतलब क्या था, देखिए ये मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास रखते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? ठीक है ना, सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, बाद में आगे चलकर राजा राममोहन राय की जब मृत्यु हो गई तो देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े और इन्होंने ब्रह्म समाज को एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया दोस्तों, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, और ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं 1858 में केशव चंद्र सेन आते हैं 1858 में। ये ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ये इतने वाक्पटु थे, बोलने चालने में इतने चतुर थे और इसके कारण जो है ये ब्रह्म समाज को और भी लोकप्रिय करते हैं और बंगाल से बाहर भी ब्रह्म समाज की शाखाएं खुल जाती हैं। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी होने वाला था, लेकिन वैचारिक मतभेद हो गया किसके चलते, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में, जिसके कारण केशव चंद्र सेन को बर्खास्त कर दिया गया और इन्होंने क्या किया दोस्तों, जस्ट अ मिनट, इनको बर्खास्त कर दिया गया और देखिए 1866 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से नई सभा की स्थापना की। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से नई सभा की स्थापना की किसने, केशव चंद्र सेन ने। क्लियर? और जो देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज था वो क्या कहलाया, वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। समझ में आ गई बात? क्लियर सब दोस्तों को? चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, यहां तक आप सबको स्पष्ट हो गया। अब ब्रह्म समाज का महत्व आपको समझ में आ गया। एक मैंने मेंस का क्वेश्चन भी आपको दिया था लिखने के लिए, वो क्वेश्चन क्या था, भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार में ब्रह्म समाज के योगदान की समीक्षा कीजिए। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, कोई रोक नहीं पाता दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के
दृष्टिकोण से आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया? आप लोगों ने रिलेट कर लिया दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाक से। ठीक, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। सबने रिलेट कर लिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप लोग बता दीजिए दोस्तों कि आप लोग को स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे। अब इसके आगे क्या देखना है हम लोग को? सबसे पहले प्रार्थना समाज के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए 2 से 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ब्रह्म समाज सबसे इंपॉर्टेंट है और राजा राम मोहन राय। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट में आर्य समाज है और आपका रामकृष्ण मिशन। ये 3 सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या क्या चीजें देखनी है, स्थापना कब हुई और किसके द्वारा स्थापना की गई, और कोई महत्वपूर्ण कार्य उसके अंतर्गत किया गया तो उसको भी हमें क्या करना है, चिन्हित कर लेना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की कब? 1867 में। कहां पर की दोस्तों? तो बंबई में की। ठीक, 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ था। क्लियर? इस सभा का, धार्मिक सभा का शुभारंभ परमहंस समाज के नाम से किया गया। क्लियर? यथार्थ में यह ब्रह्म समाज की एक शाखा थी, लेकिन यह गुप्त समाज था जो मुख्यतः समाज सुधारक गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता था। मतलब इनिशियली ये ब्रह्म समाज की ही शाखा थी। ठीक, इसका प्रभाव क्षेत्र काफी सीमित था। वर्ष 1860 में इसका विघटन हो गया और इसी का परिवर्धित और संशोधित रूप 1867 में प्रार्थना समाज के सामने, प्रार्थना समाज के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक, इसके बाद आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर, ये प्रमुख नाम है। ब्रह्म समाज के समान यह भी एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था, लेकिन इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ध्यान रखिएगा, पहला जाति व्यवस्था को अस्वीकृति करना, मतलब जाति व्यवस्था को एक सिरे से नकार दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, मतलब जो विमेन एजुकेशन है उसको प्रोत्साहन दिया गया, उसको इनकरेज किया गया। इसके बाद दोस्तों विधवा पुनर्विवाह व्यवस्था को प्रोत्साहन, मतलब रीमैरिज, विडो रीमैरिज को प्रोत्साहन दिया गया। मतलब जो ब्रह्म समाज की मुहिम थी उसी के पैरेलली ये भी क्या, उसी के लाइन पर ये देखिए ये सभा भी आपकी चल रही है और डिमांड कर रही है। इसके बाद लड़के और लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये भी इसकी डिमांड थी। और इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब प्रश्न बनता है इस मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको ये पॉइंट्स आपको क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं कि आप उसका आंसर लिखिए। ठीक, अब मुख्य परीक्षा में आंसर लिखना कैसे है, तो इसके लिए दोस्तों अगर आप हमारे विजेता बैच में ज्वाइन करते हैं तो सब कुछ वहां बताया जाता है कि कैसे आप आंसर लिखेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे आंसर्स लिखेंगे, कैसे आप मेन बॉडी लिखेंगे, मुख्य प्रसंग लिखेंगे। तो वो कंप्लीट बैच है। नॉलेज के साथ साथ आपको सारा आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग का क्लास भी मिल रहा है। अगर आप केवल आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच हमारे एप्लीकेशन पर है, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों धोंधो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री ने रानाडे के साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। कर्वे के साथ मिलकर रानाडे ने विधवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और साथ ही साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी, ताकि वह विधवाओं की मदद कर सके। बेसिकली ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास जो किया गया उसमें इनका नाम भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्वे के साथ मिलकर रानाडे ने विधवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, पहली चीज, और साथ ही विधवा होम एसोसिएशन की स्थापना की। ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों यंग बंग आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजियो। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका व्यक्तित्व भी और ये संस्था भी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आता है।
जितने भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक, 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राजा राममोहन राय के विचारों से भी ज्यादा आधुनिक और क्रांतिकारी थी। मतलब जो राजा राममोहन राय के विचार वो तो आधुनिक थे ही, लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे जाकर एक रेडिकल, उसमें भी ज्यादा क्रांतिकारी आधुनिक प्रवृत्ति की जन्म लेती है। किसके रूप में? हेनरी विवियन डेरिजियो के रूप में। ठीक है, तो वो इस आंदोलन को क्या कहा गया? इस आंदोलन को ही यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना गया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने वाले एक तरुण आंग्ल भारतीय हेनरी विवियन डेरोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक और नेता थे। इनका नाम याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज में ये काम करते थे और ये क्या थे? इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। 1826 से 31 तक प्राध्यापक के रूप में ये वहां पर कार्यरत थे और आंग्ल भारतीय थे और इस आंदोलन के प्रवर्तक और मुख्य नेता भी थे। क्लियर? अद्भुत प्रतिभा के धनी थे डेरोजियो। फ्रांस की क्रांति से यह गहरे रूप से प्रभावित थे और अतिवादी विचार रखते थे। मतलब यह फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, अतिवादी, एक्सट्रीम इनका क्या था? विचार था। ठीक, इसलिए रेडिकल कहा गया। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने जर्जर और पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। मतलब एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। तो संगठन का नाम इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको मैच कराने वाले में पूछा जा सकता है कि इस संगठन से कौन संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए, उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, चलिए। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है, कट्टर हिंदुओं से मतभेद हो गया और हिंदू कॉलेज से इनको निकाल दिया गया। इसके पश्चात वे ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगे और इसका प्रमुख केंद्र हिंदू कॉलेज ही था। डेरोजियो के समर्थकों ने पुरानी एवं हासनमुखी प्रथाओं और सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा की और नारी शिक्षा की जोरदार वकालत की। मतलब कुल मिला के पुरानी प्रथाओं का विरोध और नारी शिक्षा की वकालत इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और कहीं ना कहीं ये ईस्ट इंडिया नामक जो पत्रकार ये निकाल रहे थे, ये क्या था? इस आंदोलन का एक फ्रंट फेस था जो दिखता था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, लेकिन प्रारंभ से ही हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध और हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन से संबंध विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाने से यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। मतलब चूंकि हिंदू कॉलेज में ये गवर्न करा रहे थे तो मैनेजमेंट ने क्या किया? उस पर प्रतिबंध लगा दिया और ये आंदोलन बहुत दिन तक नहीं चल सका, इसलिए सफल नहीं कह सकते। ठीक, 1831 में ही डेरोजियो की मृत्यु हो गई और आंदोलन पूरी तरह से बिखर गया। यद्यपि यह ज्यादा सफल नहीं रहा, किंतु इसके बावजूद भी इसने राजा राममोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया और कई अन्य क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। मतलब ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसने यंग बंगाल आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है? तो नाम याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्लियर? ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ में आ रही बात? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट ये भी व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय और पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। मतलब भारतीय विचारों का भी समन्वय है, पाश्चात्य विचारों का भी समन्वय है। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही अलग अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, वे ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के प्रति समर्पित और गरीबों के लिए उदार है। ठीक है, 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है? 1850 में संस्कृत कॉलेज के ये प्रधानाचार्य बने। ये एग्जाम में आपके आता है, मल्टीपल स्टेटमेंट में आएगा। ध्यान रखिएगा कैसे आएगा प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट, कई सारा प्रश्न दे देगा। जैसे प्रार्थना समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 2 3 उपयुक्त में से कौन सा सही है, बन जाएगा ना?
ठीक है, क्लियर होगी बात। चाहे ब्रह्म समाज, इसी तरीके का प्रश्न आएगा या असर्शन रीजन आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो सामान्य प्रश्न की उम्मीद कम करिएगा, क्योंकि नवीनतम पैटर्न जो है वो यही डिमांड कर रहा है। ठीक, 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी और गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यहाँ नाम याद रखिएगा। ठीक, उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया और संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार हो सके। मतलब जो परंपरागत संस्कृत शिक्षा का मॉडल था उसको समाप्त करके अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृत कॉलेज में भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंधन किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण डेवलप हो सके। और उन्होंने संस्कृत शिक्षा को नया रूप दिया। ठीक है, संस्कृत शिक्षा को नया रूप प्रदान किया और इसे पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बांग्ला भाषा में वर्णमाला भी लिखी। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बांग्ला भाषा में, बंगाली भाषा में वर्णमाला लिखी। दोस्तों अब आप समझिए कितना बड़ा दोस्तों काम उन्होंने किया, छोटी बात नहीं होती दोस्तों। क्लियर, ये प्रयास दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रयास करना अपने आप में क्या है, बहुत ही भागीरथी प्रयास है जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब यहां पर देख लेते हैं, विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा के लिए किसने प्रयास किया, के उन्मूलन के लिए राम मोहन राय, विधवा पुनर्विवाह के लिए कानूनी रूप से मान्यता के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन दो का नाम याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए उन्होंने बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए अथक प्रयत्न किया। ठीक है, याद रखिएगा, बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास, ठीक है, और स्त्री शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, बहुपत्नी विवाह का विरोध, ये सभी प्रयास दोस्तों जो समाज में क्या थे, कुरीतियों के रूप में उपलब्ध थे, उनके विरोध में उन्होंने प्रयास किया और सबका उन्मूलन धीरे धीरे हुआ। क्लियर, वे कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबद्ध थे, जिनमें से कई स्कूलों का संचालन वे स्वयं अपने खर्चे से करते थे। 35 कॉलेजेस से संबद्ध थे, उसमें से कई का संचालन अपने पैसे से करते थे। दोस्तों सोच कितनी बड़ी बात है। 1849 में स्थापित बेथुन कॉलेज के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। याद रखिएगा, बेथुन कॉलेज से संबद्ध थे, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। स्पेक्ट्रम की लाइन टू लाइन दोस्तों इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लाइन टू लाइन से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया है, मेंस में भी आएगा, तो आप ताकि प्रश्न कर पाए। और हर एग्जाम में आता है दोस्तों, छोटा बड़ा, यूपीएससी से लेकर आपके वनडे एग्जाम तक में सब में देखिएगा आपको क्वेश्चन मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीधे प्रश्न आ जाता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते आप। 1840 और 50 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए सशक्त आंदोलन के फलस्वरूप ही कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना स्त्री शिक्षा के लिए चलाए गए सशक्त आंदोलन के बाद ही हुई थी। क्लियर, यद्यपि इस आंदोलन ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, स्कूल के युवा छात्रों ने इनके विरुद्ध नारे लगाए और उनका अपमान भी किया गया। मतलब अपमान भी उनका हुआ दोस्तों। कोई भी चीज आप जब चेंज लाते हैं तो चेंज के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। ठीक, कई अवसरों पर छात्रों के अभिभावकों के उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। मतलब कई अवसरों पर दोस्तों छात्रों के अभिभावकों ने भी, पेरेंट्स ने भी उनका अपमान किया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सामाजिक बहिष्कार किया। कई अभिभावकों का मानना था कि स्त्रियों को पाश्चात्य और उच्च शिक्षा देने से वे पतियों को अपना गुलाम बना लेंगी। मतलब स्त्रियों को अगर पाश्चात्य या वेस्टर्न नॉलेज मिल गया, शिक्षा मिल गई, एजुकेशन मिल गया या हायर एजुकेशन मिल गया, तो पतियों को अपना गुलाम बना लेंगे। ये टिपिकल क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी की माइंडसेट थी, जो आज भी आपको कहीं ना कहीं भारत में देखने को मिल जाएगी। भारत में क्या, लगभग हर जगह विश्व में देखने को मिल जाएगी। ठीक, फिर भी समाज सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान अविस्मरणीय। समझ में आ गई बात, अविस्मरणीय योगदान है दोस्तों इनका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए अब ये रहा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, और आज का लेक्चर ये रहा दोस्तों आपके सामने। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीसीएस की, विजेता बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है।
प्री का कंप्लीट सिलेबस, मेंस का कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स के साथ, आंसर राइटिंग की क्लासेस, ऐसे राइटिंग की क्लासेस, सब कुछ आपको मिल रहा है और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पर। एप्लीकेशन पर जाइए और उसे ज्वाइन करिए। ठीक है, तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल ठीक इसी समय पर, और एक भी क्लास मिस मत करिएगा, पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए। आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी परीक्षा के लिए आपका अप टू द लेवल ऑफ यूपीएससी तैयार हो जाएगा, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की यह श्रृंखला है और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस लेक्चर इज, और आप सभी को क्या करना है, जल्दी से इसे ज्वाइन कर लेना है, सेशन को इसे लाइक और शेयर कर देना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल जरूर से दबाइएगा दोस्तों आप सभी लोग। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का लेक्चर नंबर 3 है और हम लोगों ने दोस्तों अभी तक 2 लेक्चर किए हैं इसके, लेकिन आपके लिए ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए मैं देख लेता हूं कि पेन कहां पर है। स्पेक्ट्रम वाली बुक में पेन दो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, और ये आंदोलन ऐसे हैं कि इनका हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान भी है और हमारी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में भी बहुत बड़ा रोल इन लोगों ने निभाया है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और बहुत बड़ा योगदान इनका भी धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार में रहा है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने दोस्तों 2 लेक्चर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ एक चीजों के बारे में और अध्ययन किया था, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम की, चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन परीक्षाओं के लिए? सबसे पहले तो यूपीएससी के लिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यूपी पीसीएस या सभी स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए, और इसके अलावा दोस्तों यूपी स्टेट की जो आपकी आरओ की परीक्षा होती है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लेक्चर इज। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज है आपके लिए सूचना है, यूपी पीसीएस 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो 850 से अधिक पद हैं, होने की संभावना है। एग्जाम आपका दोस्तों याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर के आसपास हो सकती है और मुख्य परीक्षा 3 से 4 महीना और आप उसमें ऐड कर लीजिए, तो आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि अगर आप चाहेंगे तो मेंस और प्री की दोनों की तैयारी करके 2024 में ही सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, दिस बैच इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू, विजेता बैच को आपको ज्वाइन करना है। हमारे एप्लीकेशन पर यह बैच चल रही है, आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस इसमें आपको कंप्लीट मिल रहा है, मेंस का सिलेबस मिल रहा है, हिंदी ऐसे GS 1 से GS 6 तक कंप्लीट सिलेबस हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पर जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अगर आपका समीक्षा अधिकारी का टारगेट है तो विजय बैच आपके लिए प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर पे आ जाते हैं दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पर जितना कंप्लीट कर लिया था, अब सीधे हम लोग उसके आगे जाएंगे। हम लोगों ने यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में अध्ययन किया था कल। ठीक है, रेडिकल मूवमेंट था ये, आप सबको पता है, लेकिन 1831 में जो डेरोजियो की मृत्यु हो गई, इसके बाद ये आंदोलन आपका सुप्त हो गया और लगभग खत्म हो गया। क्लियर? इसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ भी हम लोगों ने दोस्तों देखा था, ये संस्कृत कॉलेज के क्या थे, प्राध्यापक नियुक्त हुए थे।
और इन्होंने संस्कृत शिक्षा को मॉडर्न तरीके से पढ़ने के लिए नई पद्धति अख्तियार की और बहुत बड़ा योगदान दोस्तों संस्कृत शिक्षा के विस्तार में इनका माना जाता है। ठीक, और इनका नाम एक और कारणों से फेमस है, आप सबको पता है। वो कारण क्या था? वो कारण ये है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किया और इन्हीं के प्रयासों से भारत में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई ब्रिटिश काल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब यहां पर दोस्तों देखिए, ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए, आप लोग को साउंड क्लियर है कि नहीं, और आप लोग को वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कमेंट करके, आप लोग को आवाज भी आ रही है क्लियर, और आप लोग को वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार जल्दी से ये भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, और आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जुड़ भी चुके हैं, रिस्पॉन्स भी आप लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर, चलिए ज्योतिबा फुले माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। इस समाज के नेता और सदस्य निम्न जाति के लोग थे। बेसिकली क्या था देखिए, ये आपका लोअर कास्ट मूवमेंट था दोस्तों, सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा, स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। समझ में आ गई बात? तो सामाजिक सेवा और स्त्रियों और निम्न जातियों के लोगों के बीच में शिक्षा का प्रचार इसका मुख्य उद्देश्य था, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। अब स्थापना कब हुई इसकी, इंपॉर्टेंट है, 1873 में। किसके द्वारा स्थापित हुई? ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब फुले ने देखिए सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन और गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। ठीक, ये दो इनके क्या थे, प्रयास ऐसे थे जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उनके ये कार्य जन सामान्य की प्रेरणा स्रोत बने, और ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। ठीक है, ये सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर भी थे, और उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, उनके आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इनका ही यह प्रयास था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हुआ और जो पिछड़े वर्ग है उसको पहचान मिलने में बहुत बड़ा योगदान इनका माना जाता है दोस्तों। क्लियर, उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक वर्ग कहा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई की सहायता से पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना की और महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर इन्होंने प्रारंभ किया और बालिका स्कूल की स्थापना भी की सावित्रीबाई फुले के सहयोग से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी खोला गया। फुले को उनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई। मतलब ज्योतिबा फुले को उनके सोशल रिलीजियस कामों के लिए, विशेष रूप से सामाजिक कामों के लिए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, क्लियर, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। वे ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश थे, लेकिन सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोकहितवादी के नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, बेसिकली क्या थे, महाराष्ट्र के समाज सुधारक तर्कवादी थे, ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश भी थे, लेकिन सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोकहितवादी के नाम से साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी करते थे। ठीक, इन्होंने तार्किक सिद्धांतों और आधुनिक और मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की। इन्होंने ये कहा कि तार्किक सिद्धांत, आधुनिक और मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज जो है पुनर्गठित होना चाहिए। क्लियर, उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता की आलोचना की,
सामाजिक और धार्मिक समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। उनका यह कहना था कि अगर कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता वो धर्म परिवर्तित हो जाना चाहिए। ठीक। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की और सामाजिक और धार्मिक समानता का समर्थन भी किया। मतलब हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की, सामाजिक धार्मिक समानता पर का समर्थन किया और उन्होंने हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवाद नामक पीरियोडिकल्स की नींव डालने में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1905 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना की गई एमजी रानडे की सहायता से। तो दो लोगों का नाम इससे जुड़ा हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानडे। ये दो नाम याद रखिएगा। ये दो नाम आपके किससे जुड़े हैं? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। केवल आप गोपाल कृष्ण गोखले का नाम नहीं याद रखेंगे, रानडे का नाम भी महत्वपूर्ण है। क्लियर? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना और लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना था। तो बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, नरमपंथी नेता थे और ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी इन्हें कहा जाता है। ठीक। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया। सोसाइटी ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय लिया। इस सोसाइटी ने एक भारतीय राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय लिया। मतलब जो इनकी ये सोसाइटी थी ये पॉलिटिकल नहीं थी कुल मिला के। ठीक है। चलिए इसके बाद 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। 1915 में जब गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई तो श्रीनिवास शास्त्री ने इसका पद संभाला। ठीक है। सोसाइटी अभी भी यद्यपि सिकुड़ते आधार के होते हुए भी भारत के कई स्थलों पर काम कर रही थी। इसने कई स्थानों पर आदिवासी बालिकाओं के लिए आश्रय सरीखे स्कूल खोले और बलवादी प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाज में सुधारक के रूप में इसका भी रहा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सोशल सर्विस लीग। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आ जाता है रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद। अब रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद का नाम कौन नहीं जानता दोस्तों? ठीक है। ये नाम तो ऐसा है कि भारत का प्रत्येक युवा जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में जरूर जानता है। अब स्वामी विवेकानंद का योगदान क्या है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद का योगदान ऐसा है जिसको कोई भी भुला नहीं सकता आसानी से, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों इनकी जयंती पर मनाया जाता है। आप सबको पता है दोस्तों। क्लियर? कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक। चलिए बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में नवीन चेतना जागृत हुई तथा वे आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति और योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। मतलब आडंबरपूर्ण मार्गों को छोड़ दिया उन्होंने और भक्ति और योग के मार्ग को अपनाने लगे। जो युवा वर्ग था वो भी इसमें जुड़ गया। क्लियर? दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। बेसिकली दक्षिणेश्वर जो कलकत्ता है उसके काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके उपदेशों ने बेसिकली रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। ठीक। ध्यान रखिएगा रामकृष्ण ने बेहद छोटी आयु में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली। उन्होंने मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मतलब उन्हें एक तरीके से आध्यात्मिक स्थिति की जो उच्चतम अवस्था होती है उसको उन्होंने अटेन कर लिया था। क्लियर? उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी लेकिन मौखिक वाक्य ही उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी। उन्होंने चिंतन, संन्यास एवं भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तो जो आपका परंपरागत विधि थी उससे ही इन्होंने क्या किया? मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं। इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा ही है।
उनका ये कहना था कि मानव सेवा के द्वारा भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठतम मार्ग आपका यही है। ठीक, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसीलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी नम्रता, मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेकों विद्यार्थियों को प्रभावित किया। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक का नाम नरेंद्र दत्त था, जो आगे चलकर विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, तो विवेकानंद क्या थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के विचारों से, उपदेशों से प्रभावित होकर फिर आगे चलकर रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की, जो आप आज की डेट में पूरे भारत में देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर? चलिए यहां पर देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान और भक्ति को पाश्चात्यकरण एवं आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर की उपासना का उपाय बताया। ठीक, चलिए उन्होंने कहा सभी धर्मों का आधार एक ही है, राम, हरि, यीशु, अल्लाह सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं और विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। 1866 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। मतलब बेसिकली कुल मिला के आप समझिए, रामकृष्ण परमहंस जो थे, भले ही वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्म में उन्होंने त्याग की, पराकाष्ठा को अटेंड किया, प्राप्त किया, लेकिन फिर भी इनका ये मानना था कि विभिन्न धर्म में जो अलग अलग ईश्वर के नाम हैं, नाम भले ही अलग हो सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो एक ही है और ईश्वर को प्राप्त करना सभी धर्म का लक्ष्य और मार्ग, सभी धर्म एक ही मार्ग बताते हैं ईश्वर की प्राप्ति का। क्लियर? ठीक, चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग स्वामी विवेकानंद। अब हम लोग देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है। और स्वामी विवेकानंद का नाम दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1862 में हुआ। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। ठीक है, आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच प्रचारित किया और तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कहा कि जो रामकृष्ण परमहंस के विचार हैं वो आम जनता के बीच में पहुंचाया और भारतीय समाज के अनुरूप इसे ज्यादा प्रासंगिक बनाने का कार्य किया। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर है? जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मतलब स्वामी रामकृष्ण परमहंस बेसिकली इनके विचारों को फैलाने के लिए, प्रचारित करने के लिए विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद और गीता के दर्शन तथा बुद्ध और यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं कर्म ना किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। इनका यह कहना था दोस्तों, और जो सही बात भी है, कि अगर ज्ञान के साथ कर्म ना किया जाए तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, क्लियर? चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा 1897 रामकृष्ण मिशन आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। इसके बाद विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में हर प्रकार की भी संकीर्णता की निंदा की। ठीक, इन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? ये समाज को पीछे ही ले जाता है। क्लियर? चलिए 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू और मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। इनका यह कहना था कि दो महान धर्म का संगम ही दोस्तों क्या है? हमारी मातृभूमि की एकमात्र आशा है। ये मानते थे और इनका ये विचार था। क्लियर? उन्होंने हिंदू धर्म के पृथकतावादी सिद्धांत की आलोचना की और मुझे मत छुओ के आदर्श को उसकी एक बड़ी भूल बताया। इन्होंने कहा कि जो पृथकतावादी सिद्धांत है हिंदू धर्म का वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक, साधारण जनता के दुख और कठिनाइयों से परिचित होने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और कहा जिस मात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वह मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्र जन है। इनका यह मानना था कि सभी देशों में जो दुखी हैं, पीड़ित हैं और दरिद्र जन हैं, वही क्या है? वही दोस्तों ईश्वर। क्लियर?
उनके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। सीधी सी बात है, भूखे को धार्मिक उपदेश दीजिए तो एक तरीके से क्या है, ईश्वर का अपमान ही है। क्यों? क्योंकि वो जब भूख उसको लगी है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, क्लियर। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक प्रसिद्ध चीज इनके लिए जो आपके एग्जाम में आती है, विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। विवेकानंद जी ने क्या किया? विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ 1893 में, वहां पर यह बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर? ठीक। उन्होंने आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकतावादी और पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर? ठीक है, चलिए वेरी गुड, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। उन्होंने कभी भी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें और भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित करें। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो विवेकानंद, बहुत बड़ा योगदान इनका धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों में था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दोस्तों किया, जो आपको ध्यान रखना है। सबको समझ में आ रही बात? क्लियर? ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा दोस्तों। अब एक लेक्चर हम लोग और करेंगे जिसमें हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी देखेंगे, वहाबी आंदोलन देखेंगे और फराजी आंदोलन देखेंगे, और ये तीन जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग को ये जरूर ध्यान रखना है कि जितना भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको अपने स्पेक्ट्रम की बुक से आप पढ़ते जाइए, ताकि आपका लाइन टू लाइन से जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा कि जो भी लोग देख रहे हैं ये सीरीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत कम देखते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये ऐप पर ही स्टार्ट ऐप पर ही चलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अन्य बच्चों को लाभ हो इसलिए यूट्यूब पर चलाई जाती है। नहीं तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इस टाइम को हम लोग ऐप पर यूटिलाइज करेंगे, अपने एप्लीकेशन पर क्लासेस चलाएंगे और यहाँ पर आपके कुछ और क्लासेस चलेंगी। ठीक, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। में हम लोगों ने पढ़ा था रामकृष्ण परमहंस मिशन के बारे में पिछले लेक्चर में, और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूपीएससी के छात्रों के लिए, यूपीपीसीएस के छात्रों के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार जुड़ जाइए, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाइए। ठीक, चलिए यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपके सामने लिखा हुआ है, और कंप्लीट स्पेक्ट्रम हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, और ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें आरओ, यूपी पुलिस या जितने भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होती हैं या अदर वनडे एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए भी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन अगर आपने ये सीरीज फॉलो कर ली, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो नहीं रुकेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जो भी छात्र ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यूपीपीसीएस की एग्जाम 27 अक्टूबर को दोस्तों डेट्स निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है कि विजेता बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसमें हम प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको पूरा प्री का सिलेबस, पूरा मेंस का सिलेबस, हिंदी, निबंध, जीएस 1 से जीएस 6 का सिलेबस पूरा हम आपको दे रहे हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से।
हर क्लास की पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। आंसर राइटिंग की अलग क्लास डेली दोपहर 12:30 पे चलती है। निबंध लेखन की क्लास अलग से चलती है सुबह शनिवार को सुबह 10 बजे। हर हफ्ते फ्री मेंटरशिप क्लास है और वैलिडिटी इस कोर्स की एग्जाम तक है दोस्तों, याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन जो छात्र ऐसे हैं जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे विजय बैच में मिल रही है। ये बैच भी हमारा एप्लीकेशन पर चल रहा है दोस्तों, जिसमें आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और यहां पर निबंध की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। जो आपको अब देरी नहीं करनी है, अपने मन पसंद बैच को चुनिए, एडमिशन लीजिए और सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इनका योगदान क्या रहा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो चलिए देखा जाए। यहां पर देखिए, यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। आर्य समाज की बात हो रही है, ठीक है। यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। मतलब प्राचीन जो वैदिक काल के समय में आपका वैदिक धर्म था, उसकी शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा। ये गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है, और आर्य समाज के संस्थापक थे। क्लियर? सत्य की तलाश में लगभग वो 15 वर्षों तक इधर से उधर भटकते रहे। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की और इसका मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। 1875 में स्थापना की किसकी, आर्य समाज की। मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए जो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए जो आपको याद रखना है। 1875 और मुख्यालय दोस्तों बंबई से लाहौर ट्रांसफर किया। दोनों ही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक। चलिए इसके बाद दोस्तों देखिए, स्वामी दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, खुद याद रखिएगा, ठीक। इनकी परिकल्पना में जाति रहित, वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति और संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना प्रमुख थी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उन्होंने वेदों को सच्चा और सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने बेसिकली वेदों की पुनर्स्थापना पर बल दिया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। उन्होंने क्या कहा, आप देखिए, इन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया। इन्होंने कहा कि जो स्वार्थी पुरोहित हैं, उन्होंने पुराणों के माध्यम से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है, उसकी आलोचना की उन्होंने, ठीक। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, छुआछूत, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध इत्यादि की कड़ी आलोचना की दोस्तों। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये बेसिकली ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसे, पुरोहितवाद को, ठीक। इसके बाद दोस्तों देखिए, हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी इन्होंने आलोचना की। इन्होंने कहा कि जो जातिगत प्रथा है ये टोटली गलत है दोस्तों, ये इसका कोई आधार नहीं है हमारे वेदों में, ठीक। और कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने सिंपली यही चीज की जो वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था आई थी तो उसका आधार क्या था दोस्तों, उसका आधार व्यवसाय था, काम था, ना कि जन्म था। तो इन्होंने केवल वहीं से बात की, क्योंकि ये वेदों की ही बात कर रहे थे, वेदों को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे थे, तो इन्होंने सीधे सीधे वही सिस्टम लिया और कहा कि जन्म का आधार, जाति जो है उसका आधार जन्म नहीं हो सकता, उसका आधार कर्म ही होना चाहिए, जैसा कि एक्चुअल वर्ण व्यवस्था में था दोस्तों। क्लियर? ठीक है। चलिए, आर्य समाज ने लड़कों की विवाह की आयु न्यूनतम 25 वर्ष, लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की। ठीक है, न्यूनतम 25 वर्ष लड़कों की विवाह की आयु और न्यूनतम 16 वर्ष लड़कियों की डिसाइड की। एक अवसर पर दयानंद सरस्वती ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा किसने दी?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज का समर्थन किया, इंडोर्समेंट किया दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत भी की, मतलब स्त्री और पुरुष बराबर हैं ये कहा, और समाज प्राकृतिक विपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का कार्य भी इनका करता था। मतलब प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में इनका जो आर्य समाज था वो सहायता पहुंचाने का कार्य भी करता था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती में, जो किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाए। मतलब जो लोग हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं किसी दबाव या भय से, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, उनके लिए शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया, वापस वे हिंदू धर्म अपना सकते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार है और इन्होंने कहा कि उसकी मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, इनके 10 प्रमुख क्या थे? 10 प्रमुख सिद्धांत थे जो इस प्रकार हैं। पहला, वेद ही ज्ञान के स्रोत है, मतलब वेद ही मेन आपके ज्ञान के स्रोत हैं और वेदों का अध्ययन आवश्यक है, ये इन्होंने कहा। दूसरा, वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना। तीसरा, इन्होंने कहा मूर्ति पूजा का खंडन करना। चौथा, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध। पांचवा, कर्म पुनर्जीवन और आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। कर्म पुनर्जीवन और आत्मा के बारंबार जीवन लेने पर इनको विश्वास था दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? एक ईश्वर में विश्वास। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया इन्होंने। बाल विवाह ठीक है, बाल विवाह को क्या करना? हतोत्साहित करना, मतलब जो बाल विवाह है उसको रोकना, ये इनका सिद्धांत था। क्लियर? बाल विवाह का विरोध, बेसिकली इनका क्या है? बाल विवाह का विरोध दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह का विरोध इनका दोस्तों सिद्धांत था। क्लियर? विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन और हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन इन्होंने दिया। तो इनके 10 सिद्धांत आपके एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखिएगा। जीएस पेपर 1 में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में पक्का आता है हर वर्ष। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब वहाबी आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली ये वहाबी आंदोलन था क्या? जो मुस्लिमों को पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे ही वहाबी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये वहाबी आंदोलन क्या है? तो जो मुस्लिम पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित ना हो या जो प्रभावित हो रहे थे उसके विरुद्ध जो पहली प्रतिक्रिया होती है, वही वलीउल्लाह आंदोलन या वहाबी आंदोलन कहलाता है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वलीउल्लाह 18वीं सदी में मुसलमानों के प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट में चिंता प्रकट की। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज और मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। मतलब देखिए, जब किसी भी धर्म में कुरीतियां आएंगी तो उसमें उसको अपनाने वालों की संख्या में गिरावट आएगी या उस धर्म को लोग छोड़कर दूसरे में जाने लगेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, इसलिए समय समय पर जैसे संविधान में संविधान की समीक्षा जरूरी है, कानूनों की समीक्षा जरूरी है, वैसे ही धर्म में जो प्रावधान है उनकी भी समीक्षा की आवश्यकता बदलती परिस्थितियों में होनी चाहिए। ठीक। इसके पश्चात शाह अब्दुल्ला अंजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। इन्होंने कहा कि दारुल हर्ब जो काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का इन्होंने आह्वान किया कि हिंदुस्तान को, शाह अब्दुल अजीज साहब ने। ठीक है, प्रारंभ में यह अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने पर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब बाद में ये क्या हो गया? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया ये आंदोलन, ये आप देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान वहाबियों ने ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो हम लोग 1857 की क्रांति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है, जाइएगा उसमें देखिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाबी आंदोलन 1870 तक चलता रहा और जब तक इसे सैन्य बल द्वारा समाप्त
नहीं कर दिया गया। सैयद अहमद का यह दल उग्र था, इसका केंद्र कहां था? पटना में। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम लोग टीटू मीर का आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो सैयद अहमद बरेलवी के बाद दोस्तों आते हैं टीटू मीर। तो ये क्या कहते हैं? वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। टीटू मीर ने वहाबवाद को स्वीकारा और शरिया की वकालत की। इन्होंने कहा वहाब आंदोलन जो है एकदम सही है, वहाबवाद को स्वीकारा और शरिया की भी इन्होंने वकालत की। ठीक है। इन्होंने बंगाल के मुसलमान किसानों को जमींदारों, जो कि अधिकतर हिंदू थे, और अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। बेसिकली ये आंदोलन जो था वो क्या था? हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संगठित किया टीटू मीर ने, याद रखिएगा। और ये आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी या हिंसक नहीं माना, किंतु आंदोलन के अंतिम वर्षों में, विशेषकर उस वर्ष जब टीटू मीर का निधन हुआ, इसके कार्यकर्ताओं और पुलिस में अनेक झड़पें हुई और इसी प्रकार की एक मुठभेड़ में टीटू मीर का निधन भी हो जाता है 1831 में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आ जाते हैं, फराजी आंदोलन की बात कर लेते हैं। अब फराजी आंदोलन बेसिकली क्या था, तो इसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए छोटा छोटा प्रिसाइज लाया हूं, लेकिन कंटेंट इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। ठीक है, फराइदी आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस्लाम धर्म की सच्चाई इसका उद्देश्य था। इस आंदोलन का मुख्य कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था और इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था। पूर्वी बंगाल मतलब आज की डेट का बांग्लादेश, ये इसका मुख्य क्षेत्र था और मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना, ये इसका उद्देश्य था। क्लियर? चलिए, हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियां के नेतृत्व में 1840 के बाद आंदोलन ने क्रांतिकारी रुख अपनाया। दूदू मियां ने आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया और उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांतीय स्तर तक संगठित किया। ये बहुत ही बढ़िया प्रशासक भी थे, ध्यान रखिएगा। उनके संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया गया। इस आंदोलन ने सशस्त्र कार्यकर्ताओं का दल तैयार किया, जिसका कार्य हिंदू जमींदारों और पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना था। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? दूदू मियां को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, किंतु 1847 में दूदू मियां की लंबी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कमजोर हो गया। 1862 में दूदू मियां की मृत्यु हो गई, किंतु आंदोलन चलता रहा। किंतु किसी भी राजनीतिक प्रश्न के अभाव में यह क्या होता है? एक पहचान नहीं बना पाता है, राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर सिमट कर रह जाता है। क्लियर? चलिए इसके बाद देख लेते हैं अहमदिया आंदोलन। ये भी कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला, जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। अहमदिया ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया, जिसका जन्म भारत में हुआ। और दोस्तों अहमदिया मुस्लिमों को ही सीएए में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या किया जा रहा है? उनको भी जोड़ने की बात की जा रही है कि उनके ऊपर भी जो अत्याचार हो रहे हैं उनको भी भारत में नागरिक बनाने के लिए प्रावधान जोड़ा जाए उस अधिनियम में, जिसमें 6 लोगों को, 6 कम्युनिटीज को मौका दिया गया है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। इनको जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के विस्थापित 6 कम्युनिटी के लोग हैं, इनको भारत की नागरिकता के लिए सक्षम बनाया गया है सीएए 2019 के माध्यम से। वैसे ही अहमदिया मुस्लिम्स की भी मांग है कि हमें भी शामिल किया जाए। क्लियर? चलिए, इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार मानते थे। आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उनमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य मानता था। इन्होंने गैर मुस्लिमों के प्रति युद्ध या जिहाद को बंद किए जाने की मांग की और भारतीय मुस्लिमों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने एकदम अपोजिट काम किया वहाबी आंदोलन से। ठीक है, अहमदिया समुदाय ही मात्र एक ऐसा इस्लामिक पंथ है जिसका विश्वास है कि धार्मिक युद्धों और रक्तपात को समाप्त करने और नैतिकता, शांति और न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए ही मिर्जा गुलाम अहमद मसीहा बनकर आए थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए। उन्होंने मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया और साथ ही साथ मानवाधिकारों और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से प्रारंभ हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन अहमदिया में की है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर?
अब सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों, ये सर सैयद अहमद खान ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये शुरू में क्या थे, शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहे जाते थे, बाद में धुर विरोधी हो गए। देखिए कैसे, जानते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार यह मानने लगी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता कौन थे, मुस्लिम थे। उन्होंने ये मान लिया अंग्रेजों ने कि मुस्लिमों के कारण ही यह विद्रोह हुआ, मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुस्लिम थे, और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाना शुरू कर लिया। लेकिन बाद के वर्षों में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और राष्ट्रीय आंदोलन बलवती होने लगा, प्रबल होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि जब तक अब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम इस देश पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। इसीलिए 1905 में आप देखिए बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर, और 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लाई गई। इसे हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ रही थी, उसका सामना करने के लिए हमें कोई कदम उठाना चाहिए, और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुस्लिमों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। अब समझ में आ रहा है, हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड क्रिएट किसने किया, वो अंग्रेजों ने किया है। भारतीयों में कभी भी ये भावना थी ही नहीं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता था जब मुस्लिमों के सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुस्लिमों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे, सरकारी संरक्षण और सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे मुस्लिमों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए, ताकि मुस्लिम समाज में दशा में सुधार हो सके। ये चाहते थे कि शिक्षा का प्रसार हो और रोजगार में वृद्धि हो मुस्लिम समाज में, जिससे मुस्लिम समाज में भी समृद्धि आए। क्लियर, चलिए अब यहां पर दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, उन्होंने ये क्या कहा, उन्होंने कहा कुरान ही मुस्लिमों की एकमात्र धार्मिक कृति है और सभी अन्य इस्लामिक रचनाएं इसके समक्ष गौड़ हैं। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर, इसके बाद उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की दोस्तों, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जैसे आज की डेट में आप लोग AMU के नाम से जानते हैं। क्लियर, चलिए उन्होंने मुस्लिमों में पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। मतलब उन्होंने पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा जो मुस्लिमों में थी उसका घोर विरोध किया, ठीक। उन्होंने तलाक में स्त्रियों की सहमति भी लेने की मांग की और पीरी और मुरीदी की प्रथा की भी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि तलाक में जो महिलाएं हैं उनकी भी सहमति होनी चाहिए, और पीरी और मुरीदी की प्रथा का भी विरोध किया उन्होंने। क्लियर, अब देखिए वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में एकता के समर्थक थे। यहां पर पॉइंट आपको नोट करने वाला है, यहां पर ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है। उन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक देश के हैं, एक राष्ट्र के हैं, देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर ही निर्भर है, ये विचार थे उनके। लेकिन बाद में ये एकदम उलट गए दोस्तों, एकदम विचार इनके अलग हो गए, ठीक है। उन्होंने तर्क क्या दिया, तर्क दिया कि मुस्लिमों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सकें, और पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों का लाभ जो उठा रहे हैं हिंदू, इन्होंने कहा कि उस प्रकार मुस्लिमों को भी इसका लाभ लेना चाहिए। एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में उनका विश्वास था कि मुस्लिमों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके, जो कि अंग्रेज चाह भी रहे थे। क्लियर, इसलिए उन्होंने मुस्लिमों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो। दुर्भाग्यवश मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार और रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो जैसी नीति का भी समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने बाद में इतने ज्यादा वशीभूत हो गए कि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति का भी समर्थन करना शुरू कर दिया अंग्रेजों की। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए बाद के वर्षों में तो उनके सांप्रदायिक रूप से आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदू और मुस्लिम को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए और हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहां तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुस्लिमों का उत्थान कभी नहीं हो सकता। अब आप समझिए, मैंने आपको बताया पहले हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, और बाद में ये विचार उनके हो गए थे। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए इनका क्या इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया, एग्जाम में आ सकता है। उनके प्रमुख उद्देश्यों में इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि के क्षेत्र में सुधार लाना इनका उद्देश्य था।
क्लियर। इन्होंने दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास दोस्तों किया था मुस्लिम धर्म को सुधारने के लिए। क्लियर। चलिए यहां पर दोस्तों अब आ जाते हैं देवबंद स्कूल या दारुल उलूम के पास। दारुल उलूम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे देवबंद स्कूल भी कहते हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, यह भी एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये क्या था, जहां ये लोग सुधार रहे थे, सर सैयद अहमद खान और अन्य लोग, ये रूढ़िवादी आंदोलन था जिसे क्या बोलते हैं, देवबंद स्कूल या दारुल उलूम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुस्लिमों के मध्य प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। विदेशी आक्रांताओं और गैर मुस्लिमों लमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ रखना। अब आप समझिए ये कट्टरपंथी हैं, इन्होंने जिहाद को प्रारंभ रखने पर क्या कहा, विश्वास किया। देवबंद स्कूल, देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान में 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतबी और राशिद अहमद गंगोही ने संयुक्त रूप से की थी। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे ये। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था, मतलब अलीगढ़ आंदोलन जहां मुस्लिम समाज को सुधारने पर जोर दे रहा था, वहीं ये एकदम अपोजिट बात कर रहे थे। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण करने और उदार रुख अपनाने के रवैये का कड़ा विरोध किया और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों पारसी सुधार आंदोलन। पारसियों में भी सुधार आंदोलन था, तो देख लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त किए पारसी थे, उनके समुदाय ने 1851 में रहनुमाई मजद्यास्नान सभा गठित की, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कब हुई, 1851 में। इसका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार और पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनः स्थापित करना था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पारसी धर्म का सुधार। इनके नेताओं में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा, एस.एस. बंगाली प्रमुख थे। ये नाम इनके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार प्रारंभ की गई, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर। तो कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्र गुफ्तार किसने लिखी, आपको यह बताना है, ठीक है। इस सभा ने अनेक परिवर्तन और सुधार किए। इसने पारसी महिलाओं की स्थिति में सुधारने का भी प्रयास इसमें पारसी महिलाओं की स्थिति को सुधारने का भी प्रयास किया और विभिन्न बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि का भी विरोध किया। यह सभा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि और उनमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयासरत थी। कुछ समय बाद भारतीय समाज में पारसी एक नए पाश्चात्य सभ्यता के ओतप्रोत कारक के रूप में सामने आए, सफल आंदोलन कह सकते हैं। क्लियर। इसके बाद सिख सुधार आंदोलन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है। यह बाद में अकाली आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। पहला, सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और दूसरा, सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़िवादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। ये इनके दो प्राइम लक्ष्य थे, ठीक है। लेकिन सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ दोस्तों। अकाली दल आज की डेट में जो आप देखते हैं बेसिकली वो निकला कहां से, अकाली आंदोलन से ही निकला है, ठीक। पंजाब में है ना राजनीतिक पार्टी, आप सब लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह सभा आंदोलन की ही एक शाखा है ये। इनका मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधारना यह अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। वे गुरुद्वारों को भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना चाहते थे, जो सरकारी संरक्षण की आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। क्लियर। अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में बहुप्रतीक्षित और लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित हुआ। 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित होता है दोस्तों, जिसे 1925 में संशोधित भी किया गया। इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंधन सिखों की शीर्ष संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया गया। मतलब गुरुद्वारों का प्रबंधन इन्हीं के पास रहेगा, किनके पास, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। क्लियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था दोस्तों। कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई।
और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सराहनीय भूमिका निभाई दोस्तों। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं थियोसॉफिकल आंदोलन। थियोसॉफिकल आंदोलन या थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम आप सबने सुना होगा। इसकी स्थापना, इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की 1831 से 91 और कर्नल एल्कॉट ने की थी दोस्तों। तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एल्कॉट का नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों भारतीय विचारों और भारतीय संस्कृति से गहरे रूप से प्रभावित थे। 1875 में इन्होंने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो याद रखिएगा 1875 आता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर? 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अड्यार में खोला दोस्तों। याद रखिएगा, अड्यार में जब खोलते हैं तब दोस्तों इसका प्रचार प्रसार होता है। क्लियर? इनके अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि ध्यान, योग और चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया, वेरी इंपॉर्टेंट बताया। सोसाइटी में मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत और पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भी इन्होंने काम किया, दलितों के उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार का भी इन्होंने समर्थन किया। मतलब जो प्रमुख मुद्दे थे इन्होंने उसको ही क्या किया, उठाया और उसी के लिए काम किया। क्लियर? लेकिन यह पॉपुलर तब होता है दोस्तों जब 1907 में कर्नल अल्कॉट की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इनकी अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और ज्यादा वृद्धि हुई और एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी। ये इंडिया आती हैं 1893 में। अपने विचारों को प्रसार करने के लिए इन्होंने बनारस में क्या किया, सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न भी किया। इस स्कूल में हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, याद रखिएगा। और यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज और अंततः 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। क्लियर हो गई बात? तो 1915 में जो बीएचयू में कन्वर्ट हुआ वो क्या था, वो सेंट्रल हिंदू स्कूल था जिसकी आधारशिला एनी बेसेंट ने रखी थी। और इन्होंने बेसिकली क्या किया, हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा इसमें देना शुरू करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और बीएचयू का आज की डेट में कितना बड़ा योगदान है आप जानते हैं। क्लियर? इन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी एनी बेसेंट ने काम किया। थियोसॉफिकल आंदोलन को सफल कराने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। क्लियर? लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा को भी जागृत किया। क्लियर? जब आपने धर्म के प्रति गौरव किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, समाज में आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण कहते हैं। लेकिन यही धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण ही राष्ट्रवाद को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया, इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भी भारतीयों में जागृत की। और एनी बेसेंट ही दोस्तों हैं जो होम रूल लीग जो स्टार्ट करती हैं, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के साथ। ठीक है, आप लोग को मैंने स्पेक्ट्रम में अभी पढ़ाऊंगा आगे। क्लियर? दूसरे दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों और दर्शन में बांधे रखा और उनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें गर्व का भाव भर दिया। क्लियर? याद रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि होम रूल लीग जो दो थी, उसमें जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की थी, किस महीने में की थी और किस वर्ष में की थी? कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग कांग्रेस की स्थापना 1885 ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।